हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजी टॉक्स। और आज के इस सेशन में हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.1 से। तो आइए चलिए देखते हैं कि 2.1 क्या है। टू चार्जेस 5 into 10 की पावर -8 कूलम and -3 into 10 की पावर -8 कूलम are located 16 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential zero? That is, दो चार्ज दिए गए हैं। फर्स्ट चार्ज है 5 into 10 की पावर -8 और सेकेंड चार्ज है Q2 3 into 10 की पावर -8। Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं ये Q1 रखा है और यहाँ पर हम मान लेते हैं Q2 रखा है। इन दोनों चार्जेस की बीच की डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर दी हुई है। Q1 की वैल्यू दी है 5 into 10 की पावर -8 कूलम और Q2 की वैल्यू दी है -3 into 10 की पावर -8 कूलम। अब इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर, यानी कि ये लाइन पर, आपको एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पर टोटल पोटेंशियल की वैल्यू जीरो हो जाए। तो आपने कहा कि मान लेते हैं कि यहां पर एक पॉइंट है O और इस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है। इसका मतलब इस चार्ज के कारण पोटेंशियल प्लस इस चार्ज के कारण पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल मिला करके यहां पर जीरो आएगा। तो अब हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से x है और इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से 16 - x है। 16 - x। अब हम लोग 1 by 1 इसके कारण यहां पोटेंशियल, इसके कारण यहां पोटेंशियल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग V1 निकालेंगे। V1 मतलब Q1 चार्ज के वजह से O पॉइंट पर पोटेंशियल। तो V1 की वैल्यू होगी 1/4 pi epsilon naught Q1/x। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। 1/4 pi epsilon naught Q1 की वैल्यू है 5 into 10 की पावर -8/x। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से V2 निकालेंगे। इस Q2 चार्ज के वजह से यहां पर पोटेंशियल, जो कि हम लोग निकालेंगे 1/4 pi epsilon naught Q2/16 - x। क्लियर। अब 1/4 pi epsilon naught Q2 की वैल्यू पुट करेंगे -3 into 10 की पावर -8/16 - x। ठीक है, ये हमारा V1 आ गया और V2 आ गया। इस पॉइंट पर V1 प्लस V2 की वैल्यू जीरो हो, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। यानी कि इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर पोटेंशियल जीरो हो। दैट इज, इन दोनों का सम क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। किस पॉइंट पर? O पॉइंट पर। तो V1 प्लस V2 बराबर हमने कर दिया जीरो के। वैल्यूज को पुट करिए। 1/4 pi epsilon naught 5 into 10 की पावर -8/x माइनस 1/4 pi epsilon naught 3 into 10 की पावर -8/16 - x। दैट इज इक्वल टू 0। अब आप यहां पर 10 की पावर -8/4 pi epsilon naught कॉमन ले लीजिए। आपको ब्रैकेट में मिलेगा 5/x माइनस 3/16 - x। इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको 5/x माइनस 3/16 - x इज इक्वल टू 0 के। इसका मतलब 5/x इज इक्वल टू 3/16 - x। इसका मतलब 5/16 - x इज इक्वल टू 3x के। इसका मतलब 80 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x के। इसका मतलब 80 इज इक्वल टू 8x। सो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आपका आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। यानी कि Q1 चार्ज से यहां 10 सेंटीमीटर दूर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर टोटल पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है। क्लियर? ये आपका आंसर आ गया। आप इसको नोट करिए। एक और मेथड है फाइंड आउट करने का, हम दूसरे मेथड पे चलें। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
चलिए नोट हो गया। अब हम लोग इसी में दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसमें ये कहा गया है कि लाइन पर एक पॉइंट बताइए। तो एक पॉइंट तो आपने इनसाइड पता कर लिया, अब एक पॉइंट हमें आउटसाइड भी पता करना है। ठीक है, तो आउटसाइड पता करने के लिए आपको क्या करना है कि आप इस लाइन को आगे बढ़ाइए थोड़ा से, आप इस लाइन को आगे बढ़ाइए। तो Q2 से मान लेते हैं हमने यहां पर इसको आगे बढ़ाया और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के ही अलावा हमने एक लाइन ड्रॉ करी और मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं यहां पर एक पॉइंट है O और इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 है और इस पॉइंट, ये पॉइंट कितनी दूर पर रखा है ये हमें पता करना है। तो इसके लिए मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस, लेट्स सपोज कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस है x। तो इस O पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 16 प्लस x होगी। देखिए यहां से यहां तक 16 और ये x, तो 16 प्लस x हो गया। अब इसी तरह से V1 निकाल लीजिए, V1 दैट इज इस Q1 के कारण O पॉइंट पर पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन 16 प्लस x और V2 आपका मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन x। दोनों को ऐड कर दीजिए, जीरो के इक्वेट कर दीजिए, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन 16 प्लस x और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन x इज इक्वल टू 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, Q1 की वैल्यू पुट कर दीजिए 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन x, Q2 की वैल्यू पुट कर दीजिए -3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन x दैट इज इक्वल टू 0 के 10 की पावर माइनस 8 आप कॉमन ले लीजिए, ये आपको मिलेगा 5 अपॉन x माइनस 3 अपॉन 5 अपॉन 16 प्लस x, दिस इज 16 प्लस x, ये 16 प्लस x है, ये 16 प्लस x और आपको क्या करना है 3 अपॉन x यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिए, आपको मिलेगा 5 अपॉन 16 प्लस x इज इक्वल टू 3 अपॉन x, ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा ये 5x इज इक्वल टू 3 इंटू 16 प्लस 3 इंटू x। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू ये 3x उधर जाएगा तो 2x बनेगा और 16 यहाँ 48, यानी कि ये आपका आ गया 48। 48 जब आ गया तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 48 अपॉन 2 दैट इज 24, x की वैल्यू आ गई 24। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करिए तो ये आ गया 16 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो एक आंसर आपका 40 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि Q1 से 40 सेंटीमीटर दूर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर पोटेंशियल 0 होगा और Q1 से 10 सेंटीमीटर दूर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर पोटेंशियल 0 होगा। तो पोटेंशियल दो जगह 0 होगा, एक 10 सेंटीमीटर दूर और एक 40 सेंटीमीटर दूर। तो अब ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। एक रेगुलर हेक्सागन दिया है, रेगुलर हेक्सागन के वर्टिसेस पर 6 चार्ज रखे हैं, हर चार्ज की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम है। हमें बताना है कि उसके सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ करेंगे।
ये हमने एक रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट O है, यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम, इस तरह से 5 माइक्रोकूलम के चार्ज रखे हुए हैं। और हमें क्या कर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर साइड दी गई है कि रेगुलर हेक्सागन की जो साइड है ये 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर साइड दी है, तो इसके सेंटर से वर्टिसेस से सेंटर तक की डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर होगी। तो ये सारी डिस्टेंसेस 10 10 10 सेंटीमीटर हैं। अब आप देख रहे हैं कि चार्ज से यानी कि वर्टिसेस से सेंटर तक की दूसरी डिस्टेंस सेम है और चार्जेस भी सेम है, तो यहां पर नेट पोटेंशियल निकालने के लिए एक चार्ज के कारण यहां पोटेंशियल निकाल लेंगे और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ, तो हमें सभी चार्जेस के कारण यहां पोटेंशियल पता चल जाएगा। तो पोटेंशियल V एट O इज इक्वल टू 6, मतलब 6 चार्जेस के कारण पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। एक चार्ज के कारण O पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि चार्जेस की वैल्यू सेम है और R की वैल्यू सेम है। तो यहां पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे, 9 इंटू 10 की पावर 9 और Q की वैल्यू दिया गया है 5 इंटू 10 की पावर -6 गुलाम। माइक्रोकुलाम में था तो हमने इसको गुलाम में कन्वर्ट किया, और ये 10 सेंटीमीटर को आप लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। क्लियर? तो V की वैल्यू क्या आएगी? V की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा और नीचे बचेगा 10 की पावर -1, तो -1 जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 6 9 की टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 54 आ जाएगा, इंटू 5 इंटू 10 की पावर 4, 5 4 जा 20, 20 का 0 कैरी लगा 2, 5 5 जा 25 और 2 27, तो ये हो जाएगा 270 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। या आप इसको जब आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.70 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट, यानी कि रेगुलर हेक्सागन के सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू 2.7 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट होगी। तो ये सेकंड नंबर की क्वेश्चन का आंसर है। अब हम लोग चल रहे हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन पर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नंबर 3 में कह रहा है 2 चार्जेस +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट पॉइंट A एंड B 6 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी कि 2 चार्जेस दिए गए हैं +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर दी गई है। पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, एंड सेकंड में है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस। यानी कि देखिए, सबसे पहली बात आपको ये ध्यान देना है कि अगर ये +2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम दिया है और 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, इसका मतलब कि ये एक डाइपोल क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, पहले वाले का आंसर मैं दे रहा हूं, तो जैसे ये आपका 2 माइक्रोकूलम और ये है -2 माइक्रोकूलम, तो देखिए इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है ना, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। पहली बात की डिस्टेंस कुछ भी हो, व्हाटएवर द डिस्टेंस, 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कुछ भी हो, लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ +2 है और यहाँ -2 है, मतलब चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और नेचर अपोजिट है। सो दैट्स व्हाई दीज 2 अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस मेक्स द डाइपोल। तो ये डाइपोल बना रहे हैं। अगर ये डाइपोल बना रहे हैं तो डाइपोल का एक सेंटर होगा O। अब यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी।
अब ये पूछ रहा है आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। तो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था कि डाइपोल का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो उसके सेंटर से होके जाता है, क्योंकि जब हम लोग डेरिवेशन किए थे तो डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। तो हम अगर इसके सेंटर से जाता हुआ एक सरफेस ड्रॉ कर दे, इसके सेंटर से पास होता हुआ अगर हम लोग एक सरफेस ड्रॉ कर दे तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी, और 0 हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होने का मतलब कि हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। इसका मतलब दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो फॉर दिस सिस्टम द इक्विपोटेंशियल सरफेस passes through the center of the dipole. तो in this system, इस सिस्टम में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस passes through the midpoint of the system, passes through the midpoint of the system. सिस्टम के मिड पॉइंट से हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस पास होगा। मिड पॉइंट का मतलब कि डाइपोल के सेंटर से पास होगा। क्लियर है? और इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। यानी कि एंड the value of potential at every point of the surface will be 0. The value of potential at every point of the surface, at every point of the surface is 0. ठीक है? अब उसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस। सरफेस के हर एक पॉइंट पर आपको पूछ रहा है कि जो आपने सरफेस बनाया है उसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो एकदम आपको सिंपल सी बात है, जब आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा था तो आपने ये जरूर पढ़ा था कि सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब कहां से कहां होगी ये आपको देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, इसलिए अगर हम इसको ए मान लें और इसको बी मान लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होगी और ए से बी की तरफ होगी। यानी कि सेकंड नंबर में आप लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the direction of electric field will be normal to the surface, surface के normal होगी, will be normal to the surface, surface के normal होगी and surface and from normal to the surface from A to B, from A to B हो गया आंसर आपका। जितना इसमें पूछा गया था आपने वो सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2.3, आप इसको नोट करिए और अब हम लोग चलेंगे 2.4 की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं 2.4। A spherical conductor of radius 12 cm has a charge 1.6 10 की power -7 coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric field inside the sphere, just outside the sphere and 18 cm from the center of the sphere? तो आपको सवाल में ये बताया गया कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है और इस स्फेरिकल कंडक्टर का जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है।
स्फेरिकल कंडक्टर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, टोटल Q यहां पर दिया गया है 1.6 10 की पावर -7 कूलम। आपको पता करना है कि स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो पहला आंसर आप देंगे कि इनसाइड स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि चार्ज हमारे आउटर सरफेस पर रिसाइड्स करते हैं, बिकॉज द चार्ज resides on the outer surface of the spherical conductor, स्फेरिकल कंडक्टर के आउटर सरफेस पर चार्ज हमारे रिसाइड्स करते हैं, रहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब पॉइंट नंबर सेकंड में पूछा है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जस्ट आउटसाइड का मतलब कि बस तुरंत बाहर की तरफ, हल्का यहाँ पर, तो इसका जो रेडियस है वो हम मान लेंगे, तो Q/r²। जस्ट आउटसाइड के लिए हम रेडियस मान लेते हैं, रेडियस ले लेते हैं और ये मान लेते हैं कि चार्ज हमारे जितने भी चार्ज हैं वो उसके सेंटर पर हैं, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे, 9 × 10 की पावर 9 ये हो गया। Q की वैल्यू दी गई है 1.6 × 10 की पावर -7 अपॉन r²। r कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 12 × 10 की पावर -2, स्क्वायर में है आप लिखेंगे 12 × 10 की पावर -2 इंटू 12 × 10 की पावर -2। न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ लिखिए, 9 × 1.6 अपॉन 12 × 12। 10 की पावर सॉल्व करिए, 9 में से 7 जाएगा 2, तो 10 की पावर 2 अपॉन नीचे हो गया 10 की पावर -4। देखिए 2 और 2 4 हो गया। अब ये -4 ऊपर जाएगा तो +4 बनेगा, +4 बन जाएगा तो ये हो जाएगा 6। क्लियर, 10 की पावर 6 हो जाएगा। 3 का टेबल पढ़िए, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 0.4। क्लियर, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। क्लियर, अब ये आपका आ गया 0.4/4 इंटू 10 की पावर 6, यानी कि ओवरऑल आपका आ रहा है आंसर 10 की पावर 5 न्यूटन/कूलम। 10 की पावर 5 न्यूटन/कूलम। तो जस्ट आउटसाइड द स्फीयर जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो 10 की पावर 5 न्यूटन/कूलम है। इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम लोग आगे करें। हो गया। चलिए अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट देख लीजिए कैसे होगा। थर्ड पार्ट में ये कहा गया है कि स्फीयर के सेंटर से 18 सेंटीमीटर दूर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए। तो जैसे आपने ये स्फीयर ड्रॉ किया, ये आपने स्फीयर मान लिया, इससे 18 सेंटीमीटर दूर, तो 12 सेंटीमीटर तो इसका रेडियस ही था, यानी कि 6 सेंटीमीटर और दूर गए हैं, 6 सेंटीमीटर, तो टोटल मिला के 18 सेंटीमीटर हो गया। और इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है। तो एकदम सिंपल सा मेथड है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। वैल्यूज को पुट कर देंगे, 9 × 10 की पावर 9 और Q की वैल्यू है 1.6 × 10 की पावर कितना है 7 अपॉन r² मीन्स 18 सेंटीमीटर है, तो 18 × 10 की पावर -2 इंटू 18 × 10 की पावर -2। क्लियर हो गया। अब इसको आप लोग सॉल्व, 18 है ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। 9 एक तरफ, 9
1.6 अपॉन 18 इंटू 18 और 10 की पावर ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 9 की टेबल पढ़ेंगे। 9 2 बार जाएगा 18 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और ये हो गया 0.8 और तो ये 0.8 अपॉन 18 और 10 की पावर 6। एक जीरो यहाँ से उठा के इसको दे देंगे तो ऊपर 8 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8 अपॉन 18 और 10 की पावर 5। 2 से डिवाइड करेंगे 4 जाएगा, नीचे जाएगा 9, कितना आ जाएगा 4 अपॉन 9 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। समझ गए। अब आप जो है एक जीरो इसको दे दीजिए तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 4। 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 4 जा 36 तो ये हो जाएगा 4 पॉइंट, फिर आया फिर जीरो जाएगा 4.4, फिर 4.44 10 की पावर आपका हो जाएगा 4 न्यूटन अपॉन कूलम। 4.44 10 की पावर 4 न्यूटन अपॉन कूलम। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर का आंसर आ गया, आप इसको नोट कर लीजिए। और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, 2.5 ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between the plates has a capacitance of 8 माइक्रोफैरेड। यानी कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दिया। ठीक है, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के मिड में बिटवीन द ये इन दोनों प्लेट्स के बीच में एयर है और मान लेते हैं इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस d है और इसका एरिया a है। प्लेट्स का एरिया कितना है, a है। इस कंडीशन में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया है 8 पिकोफैरेड। ये P जो है, P मतलब होता है पिको, कितना पिको, और पिको का कन्वर्जन करेंगे अगर तो 10 की पावर -12 होता है। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। क्लियर। इसमें ये कहा जा रहा है व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बी रिड्यूस्ड बाय हाफ। अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस हाफ कर दी जाए, स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद a dielectric substance of dielectric constant K is equal to 6। इसमें ये पूछा गया कि अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस को आधा कर दें, यानी कि इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को d/2 कर दें, और ये जो एयर है इस एयर के जगह हमने एक मटेरियल भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, तो K is equal to 6 और इनके बीच की डिस्टेंस d/2। इस कंडीशन में क्या था, जब दोनों प्लेट्स के बीच में एयर थी तो इसका कैपेसिटेंस 8 पिकोफैरेड था, यानी कि इसकी वैल्यू 8 पिकोफैरेड है। अब अगर हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो इस कंडीशन में जो हमारा C डैश बनेगा वो बनेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D डैश, और D डैश मतलब पुरानी वाली D का आधा, तो C इज इक्वल टू K की वैल्यू दी है 6 और यहां आप लिख सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D अपॉन 2। ये 2 जब ऊपर जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, यानी कि 12 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। देखिए बात समझ में आ रही है, D डैश को हमने d/2 कर दिया और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की जगह हमने 6 रख दिया। ये फार्मूला होता है, ये जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर देते हैं तो कैपेसिटेंस हमारा K टाइम्स बढ़ जाता है। अब यहाँ पर C डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 और इसकी वैल्यू कितनी थी 8 पिकोफैरेड, तो 8 2 जा 16 और 8 1 जा 8 और 1 19 पिकोफैरेड। आपका आंसर आ गया 19 पिकोफैरेड। ये हम लोग कैपेसिटेंस के टॉपिक में पढ़े थे ना,
कि जनरल कैपेसिटेंस का फार्मूला A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो कैपेसिटेंस का फार्मूला K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और यहाँ T डैश इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ D/2 लिखना था, आधा कर दिए थे डिस्टेंस। तो ये आपका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए, तो आज का यह सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगले सेशन में हम लोग अगले 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 2.6 से लेके 2.10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक के थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।